हेलो एवरीवन, दिस इज विश्वानी बंसल। वेलकम टू अनअकैडमी जुडिशरी। कल हमने रिवीजन स्टार्ट की थी, दैट इज ऑन पार्टनरशिप एक्ट। सो वी हैव रिवाइज्ड अप टू सेक्शंस 27 हमने रिवाइज कर लिए थे। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू रिवाइज फ्रॉम सेक्शन 28 ऑनवर्ड्स। तो सबसे पहले जो सेक्शन 28 है, ये आपको इसका सेक्शन ही याद रखना है कि होल्डिंग आउट इज डेल्ट अंडर विच सेक्शन। होल्डिंग आउट इज डेल्ट अंडर सेक्शन 28। So what we read under Indian Evidence Act, that is 115 estoppel जो हम Evidence Act में पढ़ते हैं, this is based on that only। ठीक है, ये सेम प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो अकॉर्डिंग टू होल्डिंग आउट का मतलब क्या है कि सपोज देयर इज अ पर्सन ए, ही रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, ये बी को ये रिप्रेजेंट करता है कि ही इज अ पार्टनर इन एक्स वाई जेड फर्म, कि ये इस फर्म में जो है पार्टनर है, बट एक्चुअल में ही इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म। एंड ये पर्सन इस स्टेटमेंट के ऊपर बिलीव करके ये इस फर्म को क्रेडिट दे देता है, देन दिस पर्सन इज लायबल। ठीक है, तो ये पर्सन लायबल है बिकॉज ही हैज रिप्रेजेंटेड हिम टू बी दैट ही इज अ पार्टनर इन फर्म, बट एक्चुअल में ये पार्टनर नहीं था। और अगर ए जो है, सपोज देयर इज अ पर्सन सी, ए सी को जो है परमिट करता है कि वो बी को रिप्रेजेंट करे दैट ही इज अ पार्टनर इन द फर्म, बट एक्चुअल में तो वो पार्टनर नहीं है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन दैट इज मेड बाय सी, अगर बी इसको जो है क्रेडिट दे देता है फर्म को, देन ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो लेट्स जस्ट हैव अ रीडिंग टू दिस। एनीवन हु बाय वर्ड्स, चाहे वो स्पोकन हो, रिटन हो या फिर कंडक्ट, अगर कोई भी पर्सन रिप्रेजेंट करता है खुद को या नोइंगली परमिट करता है, लाइक वी हैव सीन एन एग्जांपल, और नोइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर इन अ फर्म, then he is liable in the partner as a partner in the firm to anyone who has on the faith of any such representation given credit to the firm, whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that the representation has reached the person so given credit। तो ये मैटर नहीं करता है कि इस पर्सन को पता हो कि जो रिप्रेजेंटेशन इसने की थी, दिस हैज रीच्ड द पर्सन, दिस हैज रीच्ड बी हु हैज गिवन क्रेडिट टू द। So this further says there is a famous landmark judge case on this, that is Scarf versus Yarding का इसके ऊपर केस है। क्लॉज 2 इसका ये कहता है, वेयर आफ्टर अ पार्टनर्स डेथ, अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है, सपोज देयर इज अ पार्टनर इन द फर्म ए एंड ही डाइड, ठीक है, इसकी डेथ होगी, बट जो बाकी के पार्टनर्स थे बी सी, इन्होंने कंटिन्यू रखा फर्म का बिजनेस जो है, कंटिन्यू रखा इन द सेम नेम, सपोज एक्स वाई जेड नेम है फर्म का, इन्होंने कंटिन्यू रखा बिजनेस एक्स वाई जेड नेम पे ही कंटिन्यू रन किया वो बिजनेस। तो द कंटिन्यूड यूज ऑफ दिस नेम एंड द डिसीज्ड पार्टनर्स नेम, एंड डिसीज्ड पार्टनर का अगर नेम यूज हो रहा है या कंटिन्यू यूज हो रहा है उसी नेम का एज ए पार्ट देयर ऑफ, इसका मतलब ये नहीं है कि ए लाइबल है किसी भी एक्ट के लिए। ये डज नॉट इटसेल्फ मेक हिज एलआर और हिज एस्टेट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ। तो इफ ए इज, सपोज ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं किसी फर्म में, ए की डेथ हो जाती है एंड ये कंटिन्यू रखते हैं फर्म के बिजनेस को ऑन द सेम नेम, या फिर अगर ये पार्टनर का नेम यूज कर रहे हैं, नाउ दैट डज नॉट मेक, ना ही उसके लिए उसके बाद अगर वो कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए ना तो ए की एस्टेट लाइबल है, ना ही इसका कोई एल आर विल बी लाइबल। दिस इज गिवन इन योर पार्ट 2 ऑफ सेक्शन 8, सेक्शन 28। Next is section 29. Section 29 says rights of transfer of a partner's interest. तो अगर कोई पार्टनर अपना इंटरेस्ट किसी फॉर्म में, चाहे वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट हो या मोर्टगेज या फिर क्रिएशन ऑफ हिम ऑफ ए चार्ज ऑन सच इंटरेस्ट, डज नॉट एंटाइटल द ट्रांसफरी, ठीक है, अगर कोई ट्रांसफर पार्टनर ट्रांसफर कर देता है अपना इंटरेस्ट किसी फर्म में किसी भी वे में, वो एक ट्रांसफरी को ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ द फर्म वो उसको राइट नहीं दे देता है, वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, और टू रिक्वायरिंग अकाउंट्स या बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है, बट एंटाइटल्स द ट्रांसफरी, ट्रांसफरी सिर्फ क्या कर सकता है, वो सिर्फ रिसीव कर सकता है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर, एंड द ट्रांसफरी शेल एक्सेप्ट द अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एग्रीड टू बाय द पार्टनर। तो इफ देयर इज अ ए बी सी, तीन पार्टनर्स हैं किसी फर्म में, ए ने क्या किया, जो अपना राइट था फर्म में, ठीक है, उसने जो है डी को ट्रांसफर कर दिया। नाउ ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ द फर्म, जो डी है
वो किसी भी फर्म के कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में वो जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता है, बट हाँ इसका राइट है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो रिसीव करेगा। So if the firm is dissolved or if the transferring partner ceases to be a partner, अगर ये फर्म डिसॉल्व हो जाती है या डी जो है अगर वो सीज कर जाता है टू बी ए पार्टनर, या ट्रांसफरिंग या ए जो है वो सीज कर जाता है, अब वो पार्टनर नहीं रहता है, then the transferee is entitled as against the remaining partners to receive the share of assets of the firm to which the transferring partner is entitled, and for the purpose of ascertaining that share to an account as from the date of dissolution. तो दिस सेज कि अगर ये फर्म सपोज एक्स वाई जेड फर्म थी, ये फर्म डिसॉल्व होगी या फिर ए जो है वो अब पार्टनर नहीं रहा फर्म में, तो जो डी जो ट्रांसफरी है उसको वो सारा ही इज एंटाइटल्ड, उसको वो शेयर मिलेगा एसेट्स ऑफ द फर्म का जिसके लिए ए एंटाइटल्ड था। ठीक है, जो भी ए का फर्म में जो भी हिस्सा था वो किसको मिलेगा, दैट विल बी गिवन टू द ट्रांसफरी, दैट इज डी। दिस इज योर सेक्शन 29 दैट डील्स विद राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ ए पार्टनर्स इंटरेस्ट। तो वी नो दैट वी हैव स्टडीड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो पर्सन जो है वो मेजर होना चाहिए, दैट मीन्स कि उसकी एज जो है 18 अबव होनी चाहिए। तो माइनर जो है वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। बट सेक्शन 30 जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का वो कहता है कि एक माइनर जो है, ठीक है, ही कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन द फर्म, बट हाँ ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो ये कहता है पर्सन हु इज अ माइनर, जो माइनर है लॉ के अकॉर्डिंग टू विच ही इज सब्जेक्ट, मे नॉट बी अ पार्टनर इन द फर्म, ताकि वो फर्म में पार्टनर ना हो, बट कंसेंट के साथ, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स फॉर द टाइम बीइंग ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। अगर उसको बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया जाता है तो कंसेंट चाहिए होगा सारे पार्टनर्स का। ऐसे माइनर का राइट है कि वो शेयर कर सकता है, हैज अ राइट टू सच शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड वो एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है कॉपी ऑफ एनी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म। ऐसा जो माइनर है उसका शेयर लायबल होगा किसी भी फर्म के एक्ट के लिए, बट माइनर जो है वो पर्सनली लायबल नहीं होगा किसी भी एक्ट के लिए, बिकॉज ही इज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप ओनली। So such minor's share is liable for the acts of the firm, but he is not personally liable for any such act. Now अगर माइनर जो है, ठीक है, मेजोरिटी अटेन कर लेता है, वो 18 ईयर्स का हो जाता है, तो एनी टाइम, ठीक है, विद इन 6 months ऑफ हिज अटेनिंग मेजोरिटी, या फिर जब भी उसको नॉलेज मिलती है कि हाँ कि ही हैज़ बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, जो भी डेट लेटर है, तो ऐसा माइनर जो है वो पब्लिक नोटिस दे देगा कि क्या वो पार्टनर बनना चाहता है फर्म में या फिर नहीं बनना चाहता है, एंड ऐसा जो नोटिस है वो डिटरमाइन करेगा उसकी पोजीशन को एज रिगार्ड्स द फर्म। नाउ सपोज ऐसे माइनर ने जो है ऑन अटेनिंग मेजोरिटी उसने कोई नोटिस नहीं दिया, देन अगर उसने नोटिस नहीं दिया देन 6 months एक्सपायर होने के बाद वो पार्टनर बन जाएगा फर्म में। So let's have a reading to this. This says at any time within 6 months, at any time within 6 months of his attaining majority, of his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of partnership, whichever date is later, such person may give public notice. ऐसा पर्सन जो है पब्लिक नोटिस दे सकता है that he has elected to become or that he has elected not to become a partner in the firm, and such notice shall determine his position as regards the firm. एंड उसका जो नोटिस है वो डिटरमाइन करेगा उसकी पोजीशन को एज रिगार्ड्स द, प्रोवाइडेड दैट इफ ही फेल्स टू गिव सच नोटिस, अगर वो फेल कर जाता है, अगर वो ऐसा नोटिस नहीं देता है, देन ही शैल बिकम अ पार्टनर इन द फर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेट 6 months। ठीक है, अगर वो फेल कर जाता है, अगर वो ऐसा नोटिस नहीं देता है, तो वो क्या बन जाएगा, वो पार्टनर बन जाएगा फर्म में ऑन द एक्सपायरी ऑफ द 6 months। तो वेयर एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जिसको who has been admitted as a minor to the benefits of the partnership in firm, the burden of proving the fact that such person had no knowledge of such admission, ये बर्डन कि उसको कोई नॉलेज नहीं थी कि उसको एडमिट किया गया है, ठीक है, टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप अंटिल अ पर्टिकुलर डेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months ऑफ हिज अटेनिंग मेजोरिटी, shall lie on the persons asserting that fact। तो अगर कोई पर्सन आगे ये कह रहा है कि माइनर जो है, ठीक है, व्हेन एनी पर्सन हैज बीन एडमिटेड एज अ माइनर टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप,
अगर वो आके ये कह रहा है कि उसको कोई नॉलेज नहीं थी विद इन द आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months ऑफ हिज अटेनिंग मेजोरिटी, देन बर्डन जो है उसके उसी के ऊपर लाई करेगा ये प्रूव करने के लिए हु इज असर्टिंग दिस फैक्ट। वेयर सच पर्सन, अगर माइनर जो है वो अगर पार्टनर बन जाता है तो उसकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होंगी? अगर वो जो है नोटिस दे देता है दैट ही वांट टू कंटिन्यू एज ए पार्टनर इन द फर्म, देन उसकी जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं एज अ माइनर, that will continue up to the date on which he becomes a partner, but also he also becomes personally liable to third parties for all the acts of the firm done since he was admitted to the benefits of the partnership. तो एक माइनर जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है बट ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, तो वो पर्सनल लाइबल नहीं था, उसका शेयर लाइबल था। नाउ जैसे ही वो पार्टनर बन जाता है तो वो पर्सनल लाइबल होगा थर्ड पार्टीज को, जो भी फर्म कोई एक्ट करती है व्हेन ही वाज एडमिटेड फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन सिंस, जिस दिन से उसको जो है एडमिट कर लिया जाता है टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, एंड उसका जो शेयर है प्रॉपर्टी में एंड प्रॉफिट्स हैं shall be the share to which he was entitled as a minor. Now ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पार्टनर ना बनना चाहे फर्म में, ठीक है, तो उसकी जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं वो कंटिन्यू करेंगी टू बी ऑफ दोज ऑफ ए माइनर अप टू द डेट जिस दिन वो पब्लिक नोटिस दे देता है कि आई डोंट वांट टू बिकम अ पार्टनर इन द फर्म, देन उसकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज उसी डेट तक कंटिन्यू करेंगी एंड उसका शेयर जो है उसी डेट तक लायबल होगा जिस दिन से वो नोटिस दे देता है, उसका शेयर लायबल नहीं होगा फॉर एनी एक्ट्स ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ द नोटिस। सो हिज शेयर shall not be liable for any acts of the firm done after the date of the notice, and he shall be entitled to sue the partners for his share of the property and profits in accordance with subsection 4. So this is your section 30. नेक्स्ट इज हाउ अ पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, क्या कोई नए पार्टनर की इंट्रोडक्शन कैसे हो सकती है, क्या सब पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए होगा या फिर मेजॉरिटी डिसाइड कर सकती है। सो दिस इज डेल्ट अंडर सेक्शन 31. This says subject to a contract between the partners and to the provisions of section 30, no person shall be introduced as a partner into a firm विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अगर किसी को पार्टनर बनाना है फर्म में तो कंसेंट चाहिए होगा किसका? सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का। दिस further says a person who is introduced as a partner into a firm does not thereby become liable for any acts of the firm done before he becomes a partner. That means suppose ABC 3 पार्टनर्स है फर्म में, इन्होंने कंसेंट के साथ डी को जो है फर्म में पार्टनर बना लिया। नाउ अगर इन तीनों ने कोई भी एक्ट किया है, कोई फर्म, ठीक है, XYZ फर्म ने कोई भी एक्ट किया है इसके पार्टनर बनने से पहले, देन इसके लिए डी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो पर्सन हु इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर इन द फर्म डज नॉट देयर बाय बिकम लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन बिफोर ही बिकेम अ पार्टनर। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एक पार्टनर कैसे रिटायर हो सकता है? तो पार्टनर में रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स, कंसेंट के साथ दूसरे पार्टनर्स की, या फिर वो एक्सप्रेस एग्रीमेंट दे सकता है इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स, और वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल। अगर पार्टनरशिप एट विल है तो वो नोटिस दे सकता है राइटिंग में टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर। तो वेयर द पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप जो है एट विल है तो वो नोटिस दे सकता है राइटिंग में बाकी सब पार्टनर्स को कि उसकी इंटेंशन है रिटायर होने की। तो रिटायरिंग पार्टनर में बी डिस्चार्ज फॉर एनी लाइबिलिटी टू एनी थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म done before his retirement by an agreement made by him with such third parties and the partners of the reconstituted firm after he had knowledge of the retirement. तो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो डिस्चार्ज हो सकता है अपनी लाइबिलिटी से थर्ड पार्टीज, ठीक है, थर्ड पार्टीज को अगर फर्म कोई भी एक्ट करती है डन बिफोर हिज रिटायरमेंट बाय एन एग्रीमेंट में एंटर होके ऐसी थर्ड पार्टी से एंड पार्टनर्स जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में आएंगे। This further says that notwithstanding the retirement of a partner from a firm, he and the partners continue to be liable as partners to third parties for any act done by any of them which would have been an act of the firm if done before the retirement until public notice is given of the retirement. So in spite of the fact कि retirement of a partner from a firm, जो he and the partners, जो partners हैं वो continue रहेंगे
कंटिन्यू टू बी लाइबल एज पार्टनर्स, वो थर्ड पार्टीज को कंटिन्यू रहेंगे किसी भी एक्ट के लिए, फॉर एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम विच वुड हैव बीन एन एक्ट ऑफ द फर्म, अगर वो ठीक है बिफोर द रिटायरमेंट, अनटिल कि वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देता है रिटायरमेंट के लिए. तो पब्लिक नोटिस इज टू बी गिवन इज नेसेसरी. दिस फर्दर सेज दैट रिटायर्ड पार्टनर जो है लाइबल नहीं होगा किसी भी थर्ड पार्टी को who deals with the firm बिना नॉलेज के that he was a partner. अब किसी सपोज डी कोई पर्सन है, इसको पता ही नहीं है that he was a partner in the firm and he has retired. So retired partner liable नहीं होगा किसी भी थर्ड पार्टी को जो फर्म के साथ डील कर रही है, ये उसको पता ही नहीं है that he was a partner in the firm. नोटिस में बी गिवन, नोटिस जो है ठीक है वो रिटायर्ड पार्टनर भी दे सकता है या फिर बाय एनी पार्टनर ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म. जैसे हमने देखा कि पार्टनर कैसे रिटायर हो सकता है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट से, नोटिस दे के, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. सिमिलरली अ पार्टनर को एक्सपेल भी किया जा सकता है एंड जो प्रोविजंस हमने रिटायरमेंट में पढ़ी वो सेम अप्लाई होंगी इन द expulsion of the partner also. So partner may not be expelled from a firm by any majority of the partners. Partners को expel नहीं किया जा सकता किसी भी फर्म से, but that can be done in the exercise of good faith of powers जो कि confer की गई हैं contract between the persons, confer करता है. Insolvency, अगर सपोज कोई पार्टनर है, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, इसमें से एक पार्टनर जो है इंसॉल्वेंट हो गया, देन उसका क्या इफेक्ट होगा. तो अगर कोई पार्टनर है किसी फर्म में, सपोज उसको जो है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, देन ठीक है जिस दिन उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया है तो वो जो है दैट ही सीजेस टू बी अ पार्टनर इन द फर्म. ठीक है, चाहे फर्म डिसॉल्व हुई है नहीं हुई है, वो सीज कर जाएगा, वो उस दिन से पार्टनर नहीं रहेगा फर्म में. दिस इज वेयर अ पार्टनर इन द फर्म इज एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, he ceases to be a partner on the date on which the order of adjudication is made, whether or not the firm is thereby dissolved. This further says that where under a contract between the partners, the firm is not dissolved by the adjudication of a partner. अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टनर्स हैं, जो फर्म है, वो डिसॉल्व नहीं हुई है बट द एडजुडिकेशन ऑफ ए पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, जो एस्टेट है पार्टनर की, द एस्टेट ऑफ द पार्टनर सो एडजुडिकेटेड इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म. वो लायबल नहीं है फर्म के एक्ट के लिए एंड द फर्म इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द इंसॉल्वेंट डन आफ्टर द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन इज मेड. तो वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, फर्म जो है वो डिसॉल्व नहीं होती है कि पार्टनर को जो है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो एस्टेट पार्टनर की लायबल नहीं होगी किसी भी फर्म के एक्ट के लिए. ठीक है, एंड द फर्म इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द इंसॉल्वेंट इस दिन से जिस दिन से उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया, बिकॉज ही हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर इन द फर्म. नाउ व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द एस्टेट ऑफ ए डिसीज्ड पार्टनर. अगर सपोज कोई पार्टनर है, इसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी एस्टेट की क्या लायबिलिटी होगी. तो अगर पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि फर्म डिसॉल्व नहीं होती है, एक ही डेथ होगी एंड द फर्म इज नॉट डिसॉल्व, तो जो एस्टेट है एक ही, वो लायबल नहीं होगी किसी भी एक्ट के लिए जो इसकी डेथ के बाद किया जाता है. So this is where under a contract between the partners, the firm is not dissolved. By the death of the partner, the estate of the deceased partner is not liable for any act of the firm that is done after his death. What are the rights of the outgoing partner to carry on competing business? जो outgoing partner है वो carry on कर सकता है business को competing with that of the firm, and he may advertise such business. एंड वो ऐसे बिजनेस को एडवर्टाइज कर सकता है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, बट ही मे नॉट यूज द फर्म नेम. वो फर्म के नेम को यूज नहीं कर सकता है. ही मे नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म और ऑल्सो द कस्टमर पर्सन्स हु वर डीलिंग विद द फर्म बिफोर ही सीज टू बी अ पार्टनर. तो जो आउटगोइंग पार्टनर है वो बिजनेस को कैरी ऑन कर सकता है कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म एंड एडवर्टाइज कर सकता है, बट वो फर्म के नेम को नहीं यूज कर सकता, वो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है. ही इज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म. लाइक वी हैव स्टडीड अंडर सेक्शन 11 में मैंने आपको पढ़ाया था, वहां पे भी बोला था कि 36(2) में भी हम ये प्रोविजन पढ़ेंगे कि अगर कोई एग्रीमेंट होता है इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड ऑफ पार्टनरशिप दैट इज वैलिड.
तो यहाँ पे भी यही चीज लिखी हुई है दैट अ पार्टनर में टेक एन एग्रीमेंट विद हिज पार्टनर कि वो पार्टनर जब जिस दिन से वो पार्टनर सीज कर जाता है कि वो कोई भी बिजनेस कैरी ऑन नहीं करेगा सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म इतने स्पेसिफाइड पीरियड में स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स में and notwithstanding anything contained in section 27 such agreement shall be valid if the restrictions imposed are reasonable and ऐसा जो एग्रीमेंट है वो वैलिड होगा अगर जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं अगर वो रीजनेबल है what is the right of the outgoing partner in certain cases to share subsequent profit तो वेयर एनी मेंबर ऑफ द फर्म हैज डाइड अगर कोई मेंबर जो फर्म का है अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो सीज कर गया एंड सर्वाइविंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं फर्म की प्रॉपर्टी के साथ अभी तक कोई भी अकाउंट्स की सेटलमेंट नहीं हुई है बिटवीन द आउटगोइंग पार्टनर एंड उनके बीच में कोई भी अकाउंट्स की सेटलमेंट नहीं हुई है एंड दे कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म देन अगर उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आउटगोइंग पार्टनर या उसकी एस्टेट is entitled at the option of himself or his representative to such share of the profits made since he has ceased to be the partner. तो उनको वो प्रॉफिट मिलेगा जिस दिन से वो सीज कर गए एज ए पार्टनर क्योंकि उनका शेयर जो प्रॉपर्टी का था वो यूज हुआ है ठीक है दैट इज यूज्ड फॉर द टू इनकर द प्रॉफिट्स इन द फर्म or to interest at the rate of 6% per annum on the amount of his share in the property of the firm. सपोज ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं ए की डेथ होगी या फिर ए इज एन आउटगोइंग पार्टनर ये सीज कर गया ही इज नो मोर अ पार्टनर इनके बीच में अभी तक कोई भी अकाउंट्स की सेटलमेंट नहीं हुई है एंड दे कंटिन्यू टू रन द बिजनेस ऑफ द फर्म विद द ठीक है सारी प्रॉपर्टी के साथ वो कंटिन्यू करते हैं जो इसका शेयर था उसके साथ भी नाउ अगर फर्म कोई भी प्रॉफिट अर्न करती है देन इसको भी शेयर मिलेगा अगर इसकी डेथ होगी है तो इसकी एलआर्स को जो है इसका शेयर मिलेगा या फिर at the rate of 6% per annum जो है on the amount of a share of the property of the firm इसको जो है interest मिलेगा so this is your section 37 this says where any member of the firm has died or otherwise ceased to be a partner and the surviving or continued partners carry on the business of the firm with the property of the firm without any final settlement of the accounts as between them and the outgoing partner or his estate then in the absence of a contract to the contrary the outgoing partners or his estate is entitled at the option of himself or his representatives to such share of the profits made since he ceased to be a partner as may be attributable to the use of his share of the property of the firm or to the interest at the rate of 6% per annum on the amount of his share in the property of the firm. Further is revocation of continuing guarantee by change in the firm. तो अगर कोई कंटिन्यूइंग गारंटी है दैट इज गिवन टू द फर्म या थर्ड पार्टी को इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ द फर्म अगर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है वो रिवोक हो जाएंगी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म अगर फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आए हैं तो जो कंटिन्यू गारंटी है जो फर्म को दी गई है या थर्ड पार्टी को इन रिस्पेक्ट ऑफ द ये हम कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ते हैं अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो वो जो है रिवोक हो जाएंगी उसी दिन से किस दिन से फ्रॉम द डेट ऑफ एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म Now, how a firm can be dissolved, this is given in your section 39. So, the dissolution of partnership between all the partners of a firm, उसको हम क्या कहते हैं? That is known as the dissolution of the firm. So, the dissolution of partnership between all the partners of the firm is called the dissolution of the firm. A firm may be dissolved. एक firm dissolve हो सकती है कैसे? With the consent of all the partners or in accordance with the contract between the partners. एक फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है कैसे? पार्टनर्स के कंसेंट के साथ या फिर अगर उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके साथ. What is compulsory dissolution? So a firm is dissolved by an adjudication of all the partners or of all partners but one is insolvent.
तो एक फर्म डिसॉल्व हो सकती है कैसे? बाय द एडजुडिकेशन ऑफ ऑल पार्टनर्स, या फिर ऑफ ऑल पार्टनर्स बट वन एज इंसॉल्वेंट, और या फिर कोई ऐसा इवेंट हो कि दैट मेक्स इट अनलॉफुल, कि अब अनलॉफुल है, फर्म के बिजनेस को कैरी ऑन नहीं किया जा सकता है फॉर द पार्टनर्स टू कैरी इट ऑन इन पार्ट। सो दिस इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन। आपको ये सेक्शंस भी याद रखनी है। That dissolution by agreement is given in section 40. Compulsory dissolution is given in section 41. And dissolution on the happening of certain contingencies is given in section 42. Subject to the contract between the partners, a firm is dissolved. Firm कब dissolve हो सकती है? अगर वो fixed term के लिए constitute की गई है by the expiry of that term. अगर वो constitute की गई है to carry out one or more adventures or undertakings by the completion thereof. या फिर by the death of a partner, या फिर by the adjudication of a partner as an insolvent, या फिर पार्टनर की डेथ पे, या फिर by the adjudication of a partner as an insolvent. तो subject to the contract between the partners, a firm is dissolved. कैसे firm dissolve हो सकती है? If constituted for a fixed term by the expiry of that term, if constituted to carry out one or more adventures or undertakings by the completion thereof, या फिर पार्टनर की डेथ की वजह से, या फिर by the adjudication of a partner as an insolvent. Next is dissolution by notice of partnership at will. So where the partnership is at will, अगर पार्टनरशिप एट विल पे है तो फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर। जो फर्म है वो डिसॉल्व हो सकती है, उसको कोई भी पार्टनर डिसॉल्व कर सकता है, गिविंग नोटिस इन राइटिंग, राइटिंग में नोटिस देके टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। तो अगर पार्टनरशिप एट विल है, वी हैव रेड अंडर सेक्शन 7, पार्टनरशिप एट विल कौन सी होती है? जहां पे टाइम पीरियड नहीं स्पेसिफाई किया गया, डिटर्मिनेशन नहीं स्पेसिफाई की गई है, तो उसको डिसॉल्व कर सकता है कोई भी पार्टनर नोटिस देके राइटिंग में बाकी सारे पार्टनर्स को कि उसकी इंटेंशन है डिसॉल्व करने की। तो फर्म किस दिन से डिसॉल्व हम मानेंगे? दैट इज डिसॉल्व फ्रॉम द डेट दैट इज मेंशन इन द नोटिस। जो नोटिस में मेंशन की गई है एज द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। अगर कोई डेट मेंशन नहीं की गई है देन फ्रॉम द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस। अगर तो कोई डेट मेंशन की गई है तो उस दिन से हम इसको डिसॉल्व मानेंगे। अगर कोई डेट मेंशन नहीं की गई है देन जिस दिन से कम्युनिकेट होता है हम उस दिन से उसको डिसॉल्व करें। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। तो कोर्ट से कैसे एक फर्म को डिसॉल्व करवाया जा सकता है? तो एट द सूट ऑफ ए पार्टनर द कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स। कौन से ग्राउंड्स के ऊपर? दैट अ पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, कि पार्टनर जो है वो अनसाउंड माइंड हो गया है। इन तक केस में भी ब्रॉड जो सूट है वो ब्रॉड कर सकता है एज वेल एज बाय द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द पार्टनर हु हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड और बाय एनी अदर पार्टनर, दैट ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग कि वो परमानेंटली इनकेपेबल हो गया है, वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर सकता है। दैट अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग कि वो गिल्टी है ऐसे कंडक्ट के लिए जो प्रीजुडियसली इफेक्ट करेगा, अब फर्म का बिजनेस को कैरी ऑन नहीं किया जा सकता। दैट ए पार्टनर, ठीक है, जो पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग कि उसने विलफुली या कमिट किया ऐसे ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट्स को लीडिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द फर्म, कि रीजनेबली प्रैक्टिकल नहीं है दूसरे पार्टनर्स के लिए कि वो बिजनेस को कैरी ऑन कर ले। या फिर दैट ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग वो किसी वे में उसने ट्रांसफर कर दिया अपना सारा इंटरेस्ट किसी फर्म में या थर्ड पार्टी को, ये अलाउ कर दिया है उसका शेयर जो है वो चार्ज करने के लिए अंडर ऑर्डर 21 ऑफ द CPC, या उसने जो है सेल कर दिया है इन द रिकवरी ऑफ एरर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू, देन अदर पार्टनर्स कैन फॉर द डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट जो है फर्म को डिसॉल्व करवा सकते हैं। So that the business of the firm cannot be carried on save at loss, कि जो फर्म का बिजनेस है अब उसको कैरी ऑन नहीं किया जा सकता है, वो लॉस में जा रहा है। या फिर अगर कोई भी और ग्राउंड है जो दैट मेक्स इट जस्ट एंड इक्विटेबल, कि जो फर्म है वो डिसॉल्व होनी चाहिए, अब इसको कैरी ऑन करके कोई पर्पस नहीं है इसके बिहाइंड, देन दैट इज द फर्म को जो है डिसॉल्व करवाया जा सकता है थ्रू द कोर्ट अंडर सेक्शन 44 के अंडर। एट द सूट ऑफ ए पार्टनर द कोर्ट में डिसॉल्व अ फर्म, इन ग्राउंड्स के ऊपर कोर्ट जो है एक फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। तो वी हैव सीन कि सेक्शन 39 जो है हमें ये बताता है कि सारे आपको सेक्शंस याद रखने। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है, देन डिसोल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट इज गिवन इन सेक्शन 40, कंपल्सरी डिसोल्यूशन इज गिवन इन 41, डिसोल्यूशन ऑफ द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज इज गिवन इन 42,
This solution at will is given in 43 and this solution by the code that is given in section 44. So these all sections are very important. Directly आपको section based questions भी आ जाते हैं, provisions तो जो है इसके important हैं ही हैं. So in yesterday's lecture, in today's lecture, we have completed up to sections 44. अगर किसी का लेक्चर मिस हो गया so you can just watch the recorded one. Last lecture जो है आप recorded watch कर सकते हो. So before I end this lecture, learners, there is a scholarship test on Unacademy that is on 15th of Jan at 12 p.m. So you can have a chance to win scholarship worth up to 100%. You can enroll yourself in this free of cost. कोई भी fee नहीं है इसके लिए. There is a special badge for Bihar Judiciary. You can just use this code. You will get 10% off. This is starting from 12th of Jan. 9 months का ये batch है. And these are the educators that will be teaching you. This is Karnataka State Judiciary batch. 5th Jan को ये start हुआ था. अगर आपको comprehensive way में judiciary करनी है तो आप इस batch को join कर सकते हो. अगर आपको rapid revision करना है यूपी एंड छत्तीसगढ़ judiciary के लिए then this batch is good for you. अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेती हो तो साथ में आपको ये जो है थ्योरी के साथ साथ आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो. दीज आर ऑल द टेस्ट दैट अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग. So number of benefits you will get along with the subscription of Unacademy. So by using the code that is VB Law, you can save this money after referral code and your total savings that you can see. So thank you so much everyone. I'm just ending the session here only. Do like the video, share it. Thank you so much. You can also follow me on Unacademy for plus classes and for special classes.